स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन टेक स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग जब वीडियो का अंत तक बने रहिए और पीडीएफ का लिंक भी आप लोगों को देने वाला हूं, तो आप लोग जो है इसके लिए वीडियो का अंत तक बने रहिए। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को जो है अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक से रिलेटेड या बिहार बोर्ड का जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस सब यह जो है आप लोग देख सकते हैं, इसका पीडीएफ जो है आप लोग को नीचे मिलेगा, नीचे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जो है नीचे पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है इसका आंसर बता दे रहा हूँ। उस पीडीएफ में जो है आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए जो है मैं आंसर आप लोगों को लाइव यहाँ पे जो है यूट्यूब पे बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और आंसर को जो है किसी कॉपी पे लिख ले, या जिन सबको आंसर आ रहा है वो खुद से बनाने की कोशिश करे, इस ऑब्जेक्टिव को खुद से बनाने की कोशिश करे जिन सबको आंसर आ रहा है। या जिन सबको आंसर नहीं आ रहा है वो कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इसी प्रकार से हमारा रोज़ वीडियो आने वाला है, इसलिए जो है आप लोग इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए, क्योंकि रोज़ वीडियो आएगा सुबह को 8 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ ही पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। यहाँ पे अपवर्तन रहे या परावर्तन, परावर्तन के भी 2 नियम रहते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम रहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे परावर्तन अगर रहता फिर भी यह जो है 2 नियम ही रहता है, परावर्तन का भी और अपवर्तन दोनों का। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। कौन से दर्पण से जो है समांतर हो जाता है अपसारित करने के बाद। तो यह जो है अवतल दर्पण से जो है अभिसारित हो जाता है। क्या होता है, अवतल दर्पण से अभिसारित हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया। यह मैं बता दूं, आप लोग को बताना मैं भूल गया, इसमें जो है साइंस का यानी कि भौतिकी, रसायन और जो है जीव विज्ञान, तीनों का क्वेश्चन जो है इसमें डाला गया है। और यह जो है मैं बस आज के इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव बताने वाले यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें भी 30 ऐसे ही करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, क्योंकि देख सकते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो है 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 100% सब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि 200% सब क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से आप लोग को 100% बनाना रहता है। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। इसलिए जो आप लोग ऑब्जेक्टिव को इतना बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए जिससे आप लोग को एग्जाम में टेंशन ना हो, यानी कि एग्जाम में जो है आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। तो देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास जो होता है वो कहलाता है अपचयन प्रक्रिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। फर्स्ट तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सेम तरीका से, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन होगा। और जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप लोग को अपचयन अभिक्रिया क्या है। क्या पूछा जाएगा, अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो आप लोग को अपचयन अभिक्रिया पूछे तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, इसके बाद जो है अपचयन प्रक्रिया कहलाता है, लिख देना है। क्या लिख देना है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो है अपचयन प्रक्रिया कहलाता है। आप लोग को 2 मार्क्स जो है पूरा मिल जाएगा, अगर जो है 2 नंबर कोई क्वेश्चन में पूछता है तब। और जो है अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप लोग को अपचयन लगा के आना है, टिक लगा के आना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग करते हैं तो कौन सा जो है इसमें जो है तो जो है वह लक्षण नहीं है। तो पहला जो है रंग परिवर्तन, यह नहीं होगा, क्योंकि जो है रंग परिवर्तन हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में करते हैं तो होता है। उसके बाद गैसों का निकलना, गैस भी निकलता है अभिक्रिया करते हैं तो अवक्षेप भी बनता है। और उसके बाद जो है अभिकारकों का तापक्रम स्थित रहना, यह जो है नहीं होता है, यह जो है अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। डी नंबर को आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, यह जो है रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है
अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है। तो अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा जाता है? तो यह जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। आप लोग को याद रखना है। और जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिसमें जो सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे वह भी जो है वो उसमें जो है मैं बताते जाऊँगा, VVI करके बताते जाऊँगा। तो दोस्तों इसमें जो है मैंने VVI नहीं लगाया, यानी कि यह याद भी रहेगा फिर भी ठीक है, नहीं भी याद रहेगा फिर भी ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? धमनियों का कार्य है। धमनियों का कार्य है। धमनियों का क्या कार्य है? तो धमनियों का कार्य जो है शुद्ध रक्त का वहन करना। धमनियों का काम शुद्ध रक्त का वहन करना है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा और यह VVI क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हमारा रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, यह भी जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आप लोग को याद रखना है, यह भी पूछ सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। अधिकतम दूरी पूछा जा रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो एक स्वस्थ मानव यानी कि मनुष्य जो रहता है वह जो है अनंतों दूरी तक देख सकता है। अनंतों कहने का मतलब उसको जो है हम लोग नाप नहीं सकते हैं। और जिनको जो है कोई बीमारी रहता है, बीमारी उसको बोलिए या जो है उसको प्रॉब्लम बोलिए, यानी कि उसको जो किसी को दूर दृष्टि रहता है, दृष्टि दोष रहता है, किसी को निकट दृष्टि दोष, उन सब का जो है अधिकतम दूरी जो है लिखा रहता है। लेकिन यहाँ जो है इन सब का अधिकतम दूरी जो है अनंत तक रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और यह भी जो है VVI क्वेश्चन है, यह भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म पदार्थ है। तो अम्ल और भस्म कौन सा पदार्थ है? तो यह जो है विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं। जैसा अम्ल करते हैं वैसा भस्म नहीं करते हैं, और जैसा भस्म करते हैं इसलिए वह अम्ल नहीं करते हैं। इसलिए जो है यह जो है विपरीत गुण वाले पदार्थ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? तो अम्ल और भस्म जो है आपस में अभिक्रिया करके यह जो है बना लेते हैं, आप लोग को बी लवण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लवण बना लेते हैं। अम्ल और भस्म जो है आपस में प्रक्रिया करके लवण बना लेते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। एक तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, उसके बाद जो है 2 नंबर में भी पूछ सकता है लवण क्या है। तो लवण क्या है? तो लवण क्या है जैसे पूछे तो आप लोग को लिखना है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाता है उसे हम लवण कहते हैं। क्या लिखना है आप लोग को? अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं उसको जो है हम लोग लवण कहते हैं। तो आप लोग को जो है ऐसे ही करके 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है। तो मनुष्य जो है किस ऊतक से सोचता है? तो वह जो है तंत्रिका ऊतक से सोचता है। वह जो है तंत्रिका ऊतक से सोचने की शक्ति आता है मनुष्य के शरीर में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आप लोग को पता ही होगा, प्रमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क, यानी कि जिसे हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। और यह भी जो है VVI क्वेश्चन है, यह भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट। बोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। आप लोग को याद रखना है, मोस्ट VVI क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि VVI से भी ऊपर हो जाता है। 90% चांस रहता है ऐसे क्वेश्चन पूछने के, जिसमें SI मात्रक का आप लोग को 90% चांस रहता है। किसी का भी SI मात्रक पूछ देगा। इसलिए जो सब SI मात्रक मैं बताते जा रहा हूँ उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मानते चलिएगा आप लोग। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? सुचालक, यानी कि जिससे करंट पास हो सकता है।
उसे सुचालक हम लोग कहते हैं। तो इनमें जो है कॉपर से नहीं हो सकता है, हीरा से भी नहीं हो सकता है और सल्फर से भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका आंसर जो है कॉपर भी नहीं होगा, हीरा भी नहीं होगा और सल्फर भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे जो है सुचालक पूछा गया है। एक एक जगह पूछा जाता है कुचालक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कुचालक। कुचालक का मतलब होता है जिससे करंट पास नहीं हो सकता है, कुचालक उसे कहते हैं। तो कुचालक अगर पूछा जाता तो इस तीनों का यह तीनों आंसर हो जाता है, बट यहाँ पे कुचालक नहीं सुचालक पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। सुचालक का मतलब होता है जिससे जो है करंट पास हो सकता है और कुचालक का मतलब है जिससे करंट पास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सुचालक पूछा गया है तो इसलिए ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं आधा क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया है। तो आप लोग जब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोज़ सुबह आप लोग को 8 बजे ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है इस चैनल पर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? यानी कि किरोसिन का मतलब होता है मिट्टी तेल, जिसे हम लोग गाँव में मिट्टी तेल के नाम से जानते हैं, उसे किरोसिन तेल बोलते हैं, यानी कि किरोसिन बोलते हैं। तो किस धातु को जो किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इसमें जो है किरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है। किसे रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। और यह क्वेश्चन 2018 में, यानी कि जब हम लोग एग्जाम दिए थे तब यह क्वेश्चन आया हुआ था। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव जनन क्यों करते हैं? तो जीव जनन क्यों करते हैं? क्योंकि वह जो है अपने जाति का अस्तित्व बचाना चाहते हैं और वह जो है अपनी जाति में वृद्धि करना चाहते हैं और आनुवंशिक गुण जो है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी में पहुंचाना चाहते हैं। यह तीनों कारण होता है जिससे क्या होता है? जीव जनन करते हैं। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग गांव घर में भी देखते होइएगा, सभी चाहता है कि मेरा परिवार बड़ा हो, मेरा अस्तित्व बना रहे, किसका? जाति का अस्तित्व बना रहे और जो है अपनी जाति का जो है जनसंख्या में वृद्धि हो और जो आनुवंशिक गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। जिसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं लगाते जा रहा हूँ वह जो है 60% जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और जिसमें जो है मैं VVI लगा देता हूँ उसका 90% चांस बन जाता है, इसलिए VVI क्वेश्चन वाले को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगी। किधर होगी? तो यह जो है किधर होगी आप लोग बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणाव्रत होगी। क्या होगी? दक्षिणाव्रत होगी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम बताएं। तो कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप क्या है? तो वह जो है फ्लोरीन कार्बन है। क्या है? फ्लोरीन कार्बन। इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्लोरीन कार्बन जो है कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आप लोग को याद रखना यह भी जो है VVI ऑब्जेक्टिव है, यानी कि VVI क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 यानी कि मीथेन। C2H4 जो है यह जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, C2H4। आप लोग को ध्यान रखना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। जिन सबको भी PDF चाहिए, PDF का लिंक नीचे है और इसका आंसर जो है PDF में नहीं दिया गया है, इसलिए जो है मैं आंसर यूट्यूब पे बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन से ही दिख रहा होगा अनुवांशिकी दिख रहा है, यानी कि अनुवांशिकता उसी से रिलेटेड रहेगा ही। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के
हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और यह जो है VVI क्वेश्चन है और इसे एक प्रकार से और एक प्रकार से पूछा जा सकता है, दो प्रकार से पूछा जा सकता है। फर्स्ट में क्या पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा कि सबसे पहले मटर के पौधे पर किसने आविष्कार किया था, मटर के पौधे पर अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहले यही अध्ययन किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यह भी पूछा जा सकता है। या दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले किस पेड़ पर जो है अपना अभिक्रिया किया था। तो वह जो है मटर के पौधे पर सबसे पहले अपना अभिक्रिया किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो वह जो है स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और यह भी VVI क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे जो है आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यह मोस्ट VVI हो जाता है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वह भी आगे आप लोग को बताऊंगा आगे, यानी कि इस वीडियो में नहीं, और जो वीडियो आएगा हमारा अगला वीडियो सब आएगा उसमें बताया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। तो यह जो है वर्टिकल लाइन होता है और यह हॉरिजेंटल लाइन होता है। क्षैतिज कतारें इसी को कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को कहते हैं क्षैतिज कतारें। तो इस कतार में हमारा क्या रहता है, तो इस कतार में हमारा रहता है आवर्त रहता है, और इस कतार में जो है हमारा रहता है समूह रहता है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्षैतिज पूछा गया, तो क्षैतिज कतारे में हमारा आवर्त रहता है, इसलिए जो है आप लोग को याद रखना है आवर्त होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी, तो उसका प्रथम कमी था वह कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। हाइड्रोजन का स्थान क्या है, आप लोग बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाइड्रोजन का स्थान क्या है, उचित स्थान क्या है। अगर बताते हैं आप लोग तो मैं आप लोग को नाम जो है अगले वीडियो में बताऊंगा, और जो है अगर नहीं भी बता पाते हैं तो अगले वीडियो में आप लोग को मैं इसका आंसर दे दूंगा। यानी इसका आंसर तो मैं दे दिया हूँ, बट यहाँ पे जो है मैं हाइड्रोजन का जो है आप लोग को उचित स्थान बताऊंगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। तो कौन सा जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो यह जो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। इससे क्या होगा, आप लोग का पर्यावरण का बचाव होगा, यानी कि प्रदूषण नहीं फैलेगा। क्योंकि पॉलीथीन से सबसे ज़्यादा पॉलीथीन से जो है हम लोग का प्रदूषण फैलता है हमारे शहर में, हमारे गाँवों में। इसलिए जो पॉलीथीन का उपयोग आप लोग कम किया कीजिए और कपड़ों का थैला का उपयोग ज़्यादा किया कीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन क्या है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। और यह हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसी PDF का आंसर आप लोग को रोज़ यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा, आप लोग को कोई पैसा पेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलिए अगर आप लोग पैसा पेड करके लेना चाहते हैं, यानी कि इसको आप लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और पैसा पेड करना चाहते हैं और जो है PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे जो है आप लोग को मात्र हर एक PDF का पैसा नहीं लगेगा, PDF का आंसर जो दूंगा उसका पैसा लगेगा। बट मैं क्लियरली बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने कल भी बहुत को बताया था कि मैं क्लियरली बता दूं, जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने पैसा रखा है। जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने जो है पैसा रखा है, और जो वीडियो देखकर फ्री में लेना चाहते हैं उनके लिए पैसा नहीं रखा गया, यानी कि वो यूट्यूब चैनल पर जो है फ्री में आंसर देख सकते हैं। बट जो यूट्यूब पे आंसर नहीं देखना चाहते हैं, यानी कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, वो जो है इस नंबर पे 10 रुपया पे करके 10 रुपया यानी कि पैसा भेज करके आप जो है अपना आंसर मंगवा सकते हैं। 24 घंटा के अंदर आप लोग को उसका आंसर भेज दिया जाएगा, और जो वीडियो देखकर लेना चाहते हैं उन सबको फ्री में मिलेगा। और नीचे आप लोग अगर व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।